महिला होके आप एसपी लेवल तक पहुंची हैं और मैं ये पूछना चाहूंगी कि कैसे आपके मन में ख्याल आया? इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान। तो कैसे लगा, किस तरह से आपने पीएससी की तैयारी की या कैसे आपने तैयारी की और आप अपने लक्ष्य तक पहुंची? हम जी। लोग जनरली बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों, जब आपके साथ क्राइम हो सबसे पहले नो बोलो, रन करो और अपने उस व्यक्ति के पास जाओ जी। जो आपको, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हम ओजस्विनी की इस विशेष कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसमें हर हफ्ते लाते हैं एक नया संघर्ष, एक नई कहानी और एक नई सफलता। इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित है एक विशेष मेहमान, चंचल तिवारी मैम, जो कि एडिशनल एसपी हैं। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार मैम, कार्यक्रम में आप हमारे बुलाने से इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जी मैम। दर्शकों, मैम को देख के तो आपको ओज से भरा हमारा कार्यक्रम ये लग ही रहा होगा। तो आइए सुनते हैं चंचल तिवारी मैम की जर्नी। मैम, कैसा रहा आपका सफर, एक आम लड़की से एसपी बनने तक का सफर, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी। थैंक यू अर्चना मैम। मैं एक आम लड़की थी और मैं अभी भी अपने आप को आम ही मानती हूँ। और जैसे कि हमारे समाज में लड़कियों के साथ स्थिति रहती है, वैसे भी मेरी स्थिति थी। कई प्रकार के संघर्ष रहे जीवन में। मेरी मम्मी को जी। थोड़ा हेल्थ इशू था, तो मेरे को घर की भी जिम्मेदारी थी। मेरा भाई छोटा था, तो मुझे उसका भी केयर करना पड़ता था। और पर मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा सहयोग किया मेरी पढ़ाई में। जी। मेरे जो पेरेंटल फैमिलीज थी, वो बहुत ज़्यादा जॉब के लिए सपोर्टिव नहीं थे। तो जी। कहीं न कहीं मेरे पढ़ाई के लिए उनको सुनना पड़ता था मेरी वजह से, जिसकी वजह से मुझे बचपन में गिल्ट होता था। पर मेरे मम्मी और पापा ने हमेशा सहयोग किया और मेरी मम्मी हमेशा मुझे मोटिवेट की कि नहीं, मेरी बेटी तो जॉब करेगी। और नो जी। डाउट आज मैं इस जगह पे हूँ, तो मेरे मम्मी पापा के सहयोग और उनके आशीर्वाद के कारण ही हूँ। जी। बहुत बड़ी बात है मैम, एक महिला होके आप एसपी लेवल तक पहुंची हैं और मैं ये पूछना चाहूंगी कि कैसे आपके मन में ख्याल आया, क्योंकि एक पुलिस वाला बनना या एक इस पोजीशन के बारे में सोचना थोड़ा सा पुरुष प्रधान क्षेत्र है। कब मन में विचार आया कि नहीं, मुझे तो पुलिस ही बनना है? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं नाम तो शेयर नहीं करना चाहूँगी, पर मेरे क्लोज़ रिलेटिव में मैंने बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, बहुत जी। पास से देखा है। मैंने उनकी फीलिंग्स को खुद फ़ील किया है। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे भी करके इनका सहयोग कर पाऊँ। और नो डाउट यूनिफ़ॉर्म जॉब के लिए अट्रैक्शन तो था ही। जी। मैं बहुत छोटी थी, 6-7 में थी, तब से मैं स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेजेस में भी एनसीसी के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। जी। तो जॉब भी मुझे इसी फील्ड का मिल गया, इसके लिए मैं भगवान के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जी। मैम, भगवान के लिए तो थैंकफुल हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत की होगी आपने। तो कैसे लगा, किस तरह से आपने पीएससी की तैयारी की या कैसे आपने तैयारी की और आप अपने लक्ष्य तक पहुँची? नो जी। डाउट हम लोग जिस समय एग्ज़ाम दिलाते थे, तब रेगुलर पीएससीज़ नहीं हुआ करती थी। जी। केवल 2 पीएससी हमारे पहले हुई थी, 2003 और 2005 की। जी। हमारा पीएससी आया तब ये तय नहीं था कि आगे पीएससी कब होना है। तो जी। हमारे पास सिर्फ़ एक ही चांस था, जो करना है इसी में कर डालें। साथ ही साथ टाइम पीरियड भी बहुत ले रहा था, क्योंकि हम लोग 8 का एग्ज़ाम था, जो कि रिज़ल्ट 13 में आया। तो किसी भी एक लड़की के लिए, जो कि थोड़ी एक एज भी हम लोग का हो चुका था, जब कॉलेज पढ़ चुके थे हम लोग, जी। तो उस समय 5 साल का जो टाइम है, बहुत बड़ा टाइम होता था। जी। और जैसे कि एक आम फैमिली में होता है, मेरे पेरेंट के ऊपर भी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर फैमिली के लोग बनाते थे कि जॉब का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, जी। लगता नहीं कि क्या होगा, जी। नहीं हुआ तो क्या होगा, जी। एक्सेट्रा, जैसे सबके साथ होता है। जी तो मैम। उस समय भी मेरे मम्मी-पापा मोटिवेट करते थे कि नहीं, इतना नेगेटिव मत हो, तुम्हारा तो होगा, हमको पता है। तो कई बार अंदर से ये फ़ील आता था कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट है मेरे मम्मी-पापा को, मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा? जी। और इसलिए और ज़्यादा मेहनत करती थी कि मेरे को कैसे भी करके पार करना है। जी। मैम, बहुत अच्छी बात, और मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आप जैसे एक पुलिस ऑफिसर हैं, मैरिड हैं, तो कैसे मैनेज किया? क्योंकि देखिए, महिला तो महिला ही रहेगी, है ना? तो कैसे एक घर पे मैनेज करना और कैसे जो आम तौर पे हम आम जॉब ही करते हैं, तो ही घर-बार मैनेज करना इतना मुश्किल है। आपका तो कोई टाइमिंग नहीं है, आपका कोई पैटर्न नहीं है, आपके जॉब की ऐसी डिमांड है। तो उस केस में परिवार के साथ कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? जी। अ
स्ट्रगल तो है और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड का भी जॉब बिलासपुर में है, जी। तो वो भी छुट्टियों पे आते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि जैसे अभी भी मैं ड्यूटी करके जाऊँगी, फिर मेरे बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, जी। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। पर मेरे घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं, मेरा बच्चा भी सपोर्ट करता है और जी। थोड़ा करके हो जाता है। जी। मैम आपने शुरू में एक बात कही थी कि आपने किसी के लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस देखा और आपके अंदर वो एक ओज आया कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। जो एक महिला को एक डर भी होता है शादी के पहले मेरे साथ ऐसा कहीं हुआ तो। लेकिन हर महिला तो आपकी जगह नहीं पहुँच पाती। तो क्या करें जब कोई महिला एक डोमेस्टिक वायलेंस से ग्रस्त है? तो उसका पहला स्टेप क्योंकि हर कोई जैसा मैंने कहा हर कोई तो पुलिस में नहीं जा सकता या हर कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी। बिल्कुल, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बार जैसा कि हम बीमारियों के लिए देखते हैं जी। कि जैसे ही बीमारी के लक्षण लगें, हमको तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना जी। है। मैं एक अपराध को भी समाज में बीमारी के रूप में देखती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जी। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि उस महिला को पता ही नहीं होता कि उसके साथ में अपराध हो रहा है। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएँगे, अगर किसी का हस्बैंड गाली दे दिया या मार दिया, उसको बहुत यूज़ टू लेते हैं, मतलब हो गया, मार दिया, हस्बैंड है, जी, तो जी, कितना प्यार भी तो जी। करता है, खर्चा भी तो करता है, हुँ। व्हाटएवर, और ऐसा करते-करते वो सामने वाले को मौका देते हैं और जब अपराध बढ़ जाता है, जब जी। स्थिति असहनीय हो जाती है, तब वो पुलिस का सहारा लेते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी उनको एहसास हो कि अब मुझे इस पे मना करना है, तो फर्स्ट स्टेप पे नो बोलना सीखना चाहिए। नो, जी। हम लोग जनरली बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों जब आपके साथ क्राइम हो, सबसे पहले नो बोलो, रन करो और अपने उस व्यक्ति के पास जाओ जी। जो आपको, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। तो मैं बच्चों को नहीं, मैं महिलाओं को भी बोलती हूँ बिल्कुल कि मैम। पहले स्टेप पे आप नो बोलो, वहां से हटो और उसके पास जाओ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, चाहे वो आपके पेरेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, ताकि हम अपराध को बहुत पहले ही खत्म कर सके, रोक सके। और जी। हो सकता है उनके इस प्रयास से बात इतनी बढ़े भी ना और उसी स्थिति में खत्म भी हो जाए जी, जी। और परिवार बहुत अच्छे से चलने लगे। जी। ऐसा बहुत बार होता भी है। जी। कई बार हमको ऐसा फ़ोन आता है कि मैडम हस्बैंड मार रहा है और हम लोग अपनी रक्षा टीम को वहाँ पे भेजते हैं। जी। टीम उनको समझाइश दे के आती है, बाद में उनका फ़ोन आता है कि अब हम लोग बहुत मैम ये अच्छे से रक्षा रह रहे टीम हैं। के बारे में अगर विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि मान लीजिए कोई महिला किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, क्या है ये रक्षा टीम? कैसे करती है काम? किस तरीके से आगे बढ़ती है? जी मैम। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अभी जिले में रक्षा टीम चला रहे हैं। इस रक्षा टीम का उद्देश्य है कि पुलिस और महिला उनके बीच जो दूरी है, क्योंकि महिलाएं जनरली थाने जाते नहीं है, उस दूरी जी, को जी। खत्म करना। और दूरी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है फोन। फोन सबके पास है। हम लोगों ने यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी। उस नंबर पे महिला डायरेक्ट कॉल करेंगी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको एक महिला पुलिस अधिकारी ही फोन को उठाती है। जी। इसमें किसी प्रकार के आवेदन की जरूरत है, ना ही थाने जाने की जरूरत है। फोन पे ही महिलाएं अपना जो भी शिकायत होता है वो दर्ज कराती हैं। जी। बहुत बार ये होता है कि वो सिर्फ एडवाइस भी लेती हैं कि हमारे साथ ये सिचुएशन है, हमको क्या करना चाहिए। कई जी। बार साइबर फ्रॉड का मैटर होता है, कई बार किसी से ब्रेकअप हो गया, तो उस कंडीशन पे भी हम लोग उनकी मदद करते हैं। हमारी टीम उनके घर तक जाती है अगर वो बुलाते हैं तो, और जी। वहाँ पे जाके उनसे ही ओपिनियन लिया जाता है कि आप क्या आगे इसमें कार्रवाई चाहती हैं जी। या सिर्फ समझाइश चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि बस आप यहाँ पे समझा दो, अभी हम अपना परिवार डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो जी। हमारी टीम समझाती है, वापस आ जाती हैं। और अगर वो चाहती हैं कि नहीं अब तो हमको एफआईआर कराना है, आप हमको थाने लेके जाएं, तो जो भी संबंधित थाना है वहां पर हम उस महिला को लेके जाते हैं, एफआईआर कराते हैं। तो जिस भी तरीके से कानूनी मदद उनकी हो सकती है वो सब हमको देते हैं। कई बार तो ये है कि अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास कॉल आता है। मैम वो नंबर क्या है जो महिलाओं को कॉल करना है? हाँ, जी। हमारा नंबर है 9479190167। इस जी। पे व्हाट्सएप पे अपने फोटोज लोकेशन भी भेज देते हैं कई बार कि ढूंढने में जी। उनको प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे फोन तो सिर्फ एडवाइस के लिए आते हैं कि मैडम ये सिचुएशन, हम कौन जी। से थाने जाएं। दर्शकों ये नंबर हमारे स्क्रीन पे प्ले हो रहा है। अगर आपको भी कोई घरेलू हिंसा जैसी कोई समस्या हो या कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए, तो आप हमारे फ्लैश के नंबर पे जो मैडम बोल रही हैं, उस पे आप तुरंत कॉल कीजिए। जी मैम। हाँ, इसके साथ ही में ये नंबर उन बच्चियों को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है रायपुर जिले के सभी स्कूल्स में जा करके जी। कि
कई बार बच्चियां जब वापस आते रहती हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर भीड़ भाड़ होता है, कुछ लड़के खड़े होते हैं, टीसिंग करते हैं, उस जी। कंडीशन पे टीम हमारी जाती है और जो भी हेल्प होता है, क्योंकि जनरली लड़कियां नाम हाइड रखना चाहती हैं क्योंकि स्कूल जी, जी, कंटिन्यूअस जी। जाना है, तो उस टाइम पीरियड पे जिस पे वो लड़कियां आती जाती है, मूवमेंट होता है, वहां पे हमारी पेट्रोलिंग टीम भेज देते हैं ताकि जी। उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो लड़के अगर खड़े हैं या कोई न्यूसेंस कर रहा है फिर वो उनको हटा दिया जाता है। कई बार अगर वो ज्यादा परेशान कर रहा है और लड़की अगर नहीं चाहती कि कार्रवाई हो तो हम उनको अलग कार्रवाई करके हम थाने से उस पे कंट्रोल करते जी। हैं। तो हम मतलब जी, मतलब एक महिला को जितने डर होते हैं मन में, बिल्कुल वो सबका ध्यान आप लोग रख रहे बिल्कुल हैं और हमारा इससे टारगेट यही है कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, मतलब आपको डर लग रहा है तो आप कॉल करो, जी। उसके लिए जरूरी नहीं है ये कि बहुत बड़ी बात मैम बोल रही है, डर लग रहा है तो कॉल कीजिए और पूरे प्रोग्राम के दौरान ये नंबर फ्लैश होगा, आप इस नंबर को याद कीजिए लेकिन बिल्कुल भी सहन मत कीजिए ज़िंदगी में। बिल्कुल, जब जी भी मैम। समस्या आए जैसा कि मैडम से मैंने कहा कि ये दुनिया गंदी नहीं है, ये दुनिया इसलिए हमको खराब लगती है क्योंकि अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। जी। तो अच्छे लोगों को भी प्रतिरोध करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, अपने लिए भी और अपने आस-पास होने वाले अपराध के विरुद्ध भी। जी। मैम बहुत अच्छी टीम आपकी एक जो रक्षा टीम की बात करें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और महिला होने के नाते हर पहलू जो आपने बोला कि हमें अपना नाम नहीं बताना होता, हमें कई बार सिर्फ समझाइश दे के छोड़ना होता है। मतलब इतना एक मैं कहूँगी एक सहेली के जैसे, एक दोस्त के जैसे वो साथ-साथ में हमारे लगी हुई है। मैम आप कौन से पॉइंट को ऐसा मानती हैं जिसकी वजह से महिलाएँ दब जाती हैं कई बार कि नहीं ये चीज़ मेरे पास है और मेरे पास नहीं है शायद इसलिए मैं दब रही हूँ और वो सहती चली जाती है। कौन-सा वो पॉइंट है मैम? मुझे जी। लगता है कि किसी भी महिला को बच्चियों को तो नहीं महिलाओं को जी। अपने पैर में खड़े होना चाहिए किसी भी तरीके से क्योंकि ये अंदर से आपको कॉन्फिडेंस देता है, इनसिक्योरिटी को कम करता है और लड़कियों में ना कहने की हिम्मत आती है। अ, और उनका समाज और सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि पहला कदम तो आपको अपने लिए खुद उठाना पड़ेगा, जी। बाकी तो कारवां बन जाता है। जी। तो मैं आप सबसे अपील करूँगी कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई करें, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे तरीके हैं अपने पैरों पे खड़े होने के। मैं सभी महिलाओं से, बच्चियों से कहना चाहूँगी कि वो अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को पहचानें। हर व्यक्ति को भगवान ने विशेष बनाया है, कुछ विशेष गुण दिया है। उस गुण को पहचान करके उस पे आगे बढ़ें और उसी को अपना जॉब बनाएँ, उसके माध्यम से फाइनेंशियल अर्निंग करें, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपकी इनसिक्योरिटीज़ दूर करेगा, आपके लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा। जी। जी। तो तो मैम क्या आप मानती हैं कि सिर्फ़ एक एसपी या डीएसपी या पुलिस डिपार्टमेंट में जाके ही हम कुछ कर सकते हैं जैसा जी। बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर व्यक्ति को जी। भगवान ने एक विशेष गुण दिया है और अपने आर्ट को, अपने कल्चर को जी। जैसे आपकी जो हॉबी है उसको आपने बहुत अच्छा अपना इसको प्रोफ़ेशन प्लेटफ़ॉर्म बनाया दिया हुआ है। है, जी। प्रोफ़ेशन बनाया है। तो जी। जब भी कोई व्यक्ति अपने हॉबी को अपना प्रोफ़ेशन बनाता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जी। तो मैं अपील करती हूँ कि आप लोग सब लोग अपने आप को पहचानें, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें और जी। उसके बाद उसको अपना लाइफ़ का गोल तय करें और आगे बढ़ें, सफलता निश्चित है। जी। मतलब जहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी मैडम देखिए पीएससी या जो यूपीएससी जैसी जो एक होड़ लगी है लोगों में कि अपने सालों इस परीक्षा में बर्बाद कर देते हैं। कई बार वो उतने कैपेबल नहीं होते, लेकिन एक होड़ आ जाती है दिमाग में और सालों खराब कर देते हैं। पीएससी या यूपीएससी को ही आखिरी मंजिल समझ लेते हैं। वो वैसे छात्र-छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी। यही कि ये सिर्फ़ एक पड़ाव है जीवन का। जी। ऐसा नहीं है कि पीएससी सेलेक्ट होने के पहले संघर्ष नहीं था या पीएससी सेलेक्ट होने के बाद संघर्ष नहीं है। जी। ये सिर्फ़ जीवन का एक पड़ाव है और इसके बाद फिर एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, एक नया संघर्ष, एक नई कहानी शुरू होती है। जी। तो आप भी जिस स्थान पे हो, उस स्थान से अपने आप को पहचान करके एक नया दिशा चुनो जी। और उस पे आप आगे बढ़ो। वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही जी। है। यानी पीएससी ही अंतिम मुकाम नहीं है। बिल्कुल नहीं अगर है। वो पीएससी में नहीं सेलेक्ट हो पाते तो भी जीवन में बहुत सारी राहें हैं बहुत उनके सारी लिए। राहें हैं, बस पहचानना आपको खुद को है। जी। पर मैडम पीएससी के जो स्टूडेंट्स पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे तैयारी करें, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे, उनके लिए भी कुछ आप बताएँ? जी। मैं उनके लिए कहूँगी कि डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है और सेकंड है पेशेंस जी। क्योंकि कई बार होता ये है कि हर हर बीज अपने एक समय पे
ग्रो होता अंकुरित है। होता जी, है, जी, तो किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को टाइम पे मिलती है। जी, तो डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है जी, और पेशेंस आपको उस डिसिप्लिन को कैरी ऑन करने के लिए जी, ताकत देता है और इसके बाद सफलता निश्चित है। जी। ये ना बस लगे रहें, डटे रहें, तो बिल्कुल, सफलता निश्चित है। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। किसी कारण से सफल ना हो पाए, तो राहें और भी हैं। और भी हैं, जी, बिल्कुल। जी। मैम आमतौर पे जब लोग ये इंटरव्यू को देखेंगे तो ये सोचेंगे कि आप पुलिस वाली हैं इसलिए या आप इस पोज़ीशन पे बैठी हैं करके आपके अंदर एक पावर है या जो भी है। कितना अलग होता है एक आम लड़की का जीवन और आप जैसे एक लड़की होके एक पुलिस में है, कितना फ़र्क महसूस करती है दोनों के जीवन में? क्या कुछ अंतर है? और क्या अंतर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस का होता है। जी, मैंने इसी चीज़ को पहले कहा जी। कि अगर आपके अंदर में आत्मविश्वास है हुँ, और ये आत्मविश्वास आता है अपने पैरों पे खड़े होने से, जी। तो आप किसी भी फ़ील्ड पे रहें, हुँ, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, इनसिक्योरिटीज़ दूर होंगी, आपका जी, जीवन एक अलग ही दिशा पे चलेगा। जी, जी मैम। जी मैम। एक और सवाल जो आम तौर पे हमारे दर्शकों के मन में होता है, वो ये होता है कि हम जब नॉर्मल जॉब में ही होते हैं ना मैम, तो भी हम अपनी फैमिली लाइफ़ और घर को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपका तो प्रोफ़ाइल अलग है, तो और भी टफ़ है। तो उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो एक कामकाजी हैं और कई बार ईगो क्लैश भी होता है हस्बैंड-वाइफ का, तो इसको वो कैसे डील करें? जी, स्ट्रेस तो आता है, जी। सबके जीवन में आता है, पर हुँ, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। जी, स्ट्रेस आएगा, आप उसको गुस्सा को व्यक्त कीजिए। अगर लगता है कि नहीं वो क्राइम के लेवल पे आएगा तो आप तो बिल्कुल उस पे आगे तक जाइए। कई बार जी, ऐसे हल्का-फुल्का जो ईगो क्लैश होता है, तो वहाँ पर आप बहस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एट द टाइम वो उसके बाद उससे आगे बढ़ जाइए। बहुत ज़्यादा उसको अपने अंदर पे बसा के नहीं रखना है, क्योंकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों इससे वेस्ट होता है। जब जी, भी आप कोई काम कर रही हो, प्रायोरिटी तय करें कि अभी इस समय मेरे लिए क्या काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, और उसको करिए ताकि आपके अंदर में सैटिस्फैक्शन रहे। जी, जी मैम। क्या आप भी एक आम महिला की जैसे कभी टूटती हैं, बिखरती हैं या कभी इस तरीके का कुछ इंसिडेंट? हाँ, बिल्कुल होता है। सबसे ज़्यादा जैसे कि एक आम महिला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में तब होती है जब उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जी, जी, और हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी के दौरान कहीं पता चल रहा है कि बच्चे का तबीयत ख़राब है जी। या कई बार बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है और सेम समय बच्चे का एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम, होगा, जी, फिर तबीयत ख़राब भी बच्चे का होता है। जी, परेशानी तो आती है, पर उस समय अपने आप को मजबूत करना पड़ता है जी, और आगे बढ़ना आगे होता है। बढ़ना पड़ता है। जी। मैम जैसे हमारी बहुत सारी एक प्रोफ़ेशन को छोड़ के भी बहुत सारी हॉबी होती है। पर आम तौर पे जब हम एक पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं बहुत सीरियस जॉब है। ऐसी कोई और हॉबी आपकी जो है कभी आप चाहती थी कि अगर आप ये नहीं होती तो आप शायद ये होती? जी, होती मेरी हॉबी बहुत सारी थी। मैं कुकिंग भी करती हूँ, मेरे को डांसिंग भी बहुत पसंद है, जी। मेरे को सिंगिंग भी पसंद है और अभी भी मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है तो डांसिंग कर लेती हूँ और या सिंगिंग कर लेती हैं? कर लेती हमारे हूँ। दर्शकों के लिए 2 लाइन मैम आपकी। जी। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमां, धरती पे हम रहते हैं पर छू लेंगे आसमां, आएगा 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 एक दिन ये सो ब्यूटीफुल मैम। ये मेरे को मोटिवेट करता है। जब मैं पढ़ती जी, थी ना, जी, तो इसका जो सेकंड स्ट्रेंजा है, इसको स्किप मत करिएगा, उसका वो एक है, देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन ज़रूर आएगा, तुमसे इस दुनिया पे हर कोई हाथ मिलाएगा, गले से लगा लेगी तुमको खुशी, बदल जाएगी एक दिन ज़िंदगी, कि कदमों पे झुक जाएगा आसमां, तुम जैसा कोई भी ना होगा वहाँ। ये मेरा एकदम जब भी दुखी होती थी इसी को सुनती थी। क्या बात है मैम! हम बहुत अच्छा प्रश्न था शायद ये मेरा। ये आपकी एक इनर लड़की को देखिए आपको एक इमोशनल एंड हमने देखा और जब हमने गाना गाने भी आपको बोला तो उस गाने में इतनी ताकत है कि एक दिन तेरा आएगा और पंछियों को देख के सीख कि पूरा आसमान तेरा है और तू भी उड़ के दिखा। क्या बात है मैम! एक बात तो है कि वो ओज होता है वो बचपन से आता है और देखिए आपके गाने से भी वो ओज दिख रहा है। बहुत खूबसूरती से गाई और अब हमने देखा दर्शकों की मैम खुद एक कितनी इमोशनल होके जो एक इनर लड़की है उनकी बाहर आई जब वो गा रही थी। तो मैम भी एक आम महिला है और आम महिला से वो खास बनी है और एक गाने को उन्होंने मोटिवेशन बनाया और इस गाने की पसंद से जो मुझे समझ में आया मैं तो आपसे आज मिली हूँ प्रोफेशनली कि मैम ने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे बहुत सारी बातें हम बोल पाते हैं बहुत सारी बातें हम नहीं बोल पाते हैं
और तब जब मंजिल मिलती है तो जमाना देखता है, ये इस बिल्कुल, गाने का मतलब है। बिल्कुल, जी। अरे एक दिन ज़रूर आता है वो दिन। जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हर ओजस्विनी का और हर एक नारी अपने आप में एक ओजस्वी उनका दिन ज़रूर है। मैम जाते-जाते 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा बोल जाइए कि बस फायर आ जानी चाहिए उनके अंदर। जी। अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपराध से डरे नहीं, उससे लड़ें और हमें ज़रूर बताएँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अ, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद। जी। मैम आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी बातचीत रही आपकी और लगा ही नहीं कि हम किसी डिपार्टमेंट हेड से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप मिली और बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों से बात की। आप यहाँ पे आई उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच और थैंक धन्यवाद यू। मैम। जी। तो देखा दर्शकों हमारे साथ थी चंचल तिवारी मैम जो कि एडिशनल एसपी हैं। हमने बहुत सारी अच्छी बातें इनसे सुनी, इनके संघर्षों की कहानी, इनके स्ट्रगल्स की कहानी और इनकी सक्सेस की कहानी। ऐसी ही कई ओजस्वियों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये विशेष कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आने वाले एपिसोड्स में नई कहानियों के साथ फिर से उपस्थित होंगे नए ओज के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।